हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मेन प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो जीके वाला पार्ट है उसमें साइंस का भी आपका पार्ट इंक्लूड है। और साइंस में थोड़ा सा अहम ध्यान देने की आवश्यकता है कि जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूरे विज्ञान के, टोटल जो जितने भी इसका सिलेबस है, ठीक है। लेकिन विज्ञान जो है, विज्ञान को अलग अलग पढ़ना बहुत नेसेसरी है। अगर आप मिक्सअप करके पढ़ेंगे मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे प्रयास मैं ये करूँगा कि आपको बिल्कुल न्यूनतम बिंदु पर रखा जाए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि चीज़ों को समझना भी होता है, तो अगर हम वन लाइनर ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो संभवतः याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन थोड़ा सा आप जब तक मैं पढ़ाता रहूं तब तक आप सुनते रहिए, ठीक है। लिखने का ज़्यादा प्रयास मत करना। इवन जब आप सुन लेंगे तो हो सकता है लिखने की आवश्यकता भी ना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कस भी करते रहेंगे साथ साथ में, और जो है वो आपको याद भी रह जाएगा। ज़्यादा समय है नहीं, महीना भर अब परीक्षा को शेष है, तो उतने समय में तो आपको सुना हुआ भी याद रह सकता है अगर आपने कंसंट्रेट होकर सुना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साइंस विज्ञान, ठीक है। देखिए जो विज्ञान है, विज्ञान जनरल विज्ञान चूँकि उसमें रखा है सिलेबस के अंदर, तो जनरल विज्ञान को भी हमने थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किया, उसको क्लासिफिकेशन कर लिया, उसको बांट लिया है। सबसे पहले हमने प्राथमिकता में रखा है जीव विज्ञान को, ठीक। चूँकि जीव विज्ञान से बहुत प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की, और रसायन विज्ञान में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हमें बात करूँ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को भी हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पढ़ेंगे। कारण है उसका, चूँकि अगर हम सीधे इनके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें तो आपको उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म भी बताऊंगा, उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा। लेकिन जो हमारा तरीका होगा वो एक थ्योरी बेस ही होगा, ठीक है। थ्योरी ही आगे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी साथ साथ बात करेंगे। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को भी अगर हम थोड़ा सा आगे वर्गीकृत करना चाहें तो जीव विज्ञान के 2 पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका जूलॉजी, ठीक है, आई मीन जंतु विज्ञान, और दूसरा हो गया आपका बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अगर प्रश्न कहाँ से आएगा, ऐसा भी हो सकता है अगर आपको बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन वो पूछेगा तो सीधा पूछेगा, बताइए जीव विज्ञान के जनक कौन है, जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपका चाहे वो जीव विज्ञान हो और चाहे वो जंतु विज्ञान हो, आई मीन जूलॉजी हो, तो इनका फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को, ठीक है। तो दोनों का ही कौन है? अरस्तु। जबकि हम बात करें बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का, तो फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं हम थियोफ्रस्टस, ठीक है। तो साधारण अवस्था में अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो बिल्कुल सामान्य पूछेगा कि बताइए जीव विज्ञान का जन्मदाता कौन है या जंतु विज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो दोनों का ही कौन है? अरस्तु। जबकि बॉटनी का कौन है? थियोफ्रस्टस, ठीक है। बात यहाँ से आगे करें तो जैसा कि अब शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। जीव विज्ञान क्या है? जब हमारी अवधारणा साइंस के प्रति हुई, आई मीन जीव विज्ञान के प्रति हुई, तो हमने कॉमनली सबको जीव, जीव क्या होता है पहले ये समझिए, बताइए कितने लोग जानते हैं जीव क्या होता है? जीव वो चीज़ें होती हैं जो रिप्रोडक्शन करती हों, बढ़ोतरी करती हों, ठीक है, मतलब जो बढ़ती हों। जैसे हम भी जीव है, आई मीन एक पौधा भी जीव है जो श्वसन करता हो, भोजन ग्रहण करता हो, ठीक है, वृद्धि करता हो, तो ये सब किसके लक्षण है? जीव, आई मीन जीवित होने के लक्षण है, ठीक।
तो ये कन्फ्यूजन मत रह जाना कि पौधे जीव नहीं है, पौधे भी जीव होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैरायटी जब जीव विज्ञान के अंदर आई तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा तो उनको वर्गीकरण करना शुरू किया, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिकल पढ़ना शुरू किया कि भाई देखिए पौधा भी एक जीव है और एक हम लोग भी जीव है, या फिर जो बाकी पशु पक्षी होते हैं वो भी जीव है, लेकिन दोनों में फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। जब उसको हमने डीप स्टडी किया तो अंदर की कुछ सिम्टम्स में फर्क आया, ठीक है। तो उन फर्क्स को भी हम समझेंगे क्योंकि उन जगह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब इस चीज को हम बांटेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे। जब अलग अलग पढ़ने की बात आएगी तो वर्गीकरण कहेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं सीधा पूछूं कि वर्गीकरण या फिर वर्गीकी का पितामह किसको कहते हैं, जीव विज्ञान के वर्गीकरण का पितामह किसको कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप, कैरोलस लिनियस, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए वैसे तो जर्नली जीव विज्ञान के वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार था वो जॉन रे ने दिया, ठीक है। जॉन रे ने वर्गीकरण के बारे में बातें की, लेकिन ज्यादा जो काम किया वो किया आपका कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि जीव विज्ञान को जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने ये कहा कि या तो पादप हैं जीव या फिर जंतु हैं। वैसे ही अवधारणा भी आगे जाके चैलेंज हो गई कि नहीं ऐसा नहीं है कि दो ही पार्ट में नहीं है, उसमें भी कैटेगरी है। लेकिन फिर भी आधुनिक वर्गीकरण की जो पद्धति है उसको लागू होने में बहुत ज्यादा हेल्प किसने की, कैरोलस लिनियस ने की। और इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहा गया, वर्गीकरण का पितामह क्या कहा गया। वर्गीकरण का पिता किसको कहा गया, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस, ठीक। अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि बायोलॉजी आई मीन जीव दो ही प्रकार के हैं, या तो पादप हैं या जंतु हैं। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा तो ये अवधारणा चेंज हुई और एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था R.H. हट्टेकर, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, जीवों का जो वर्ग है वो दो नहीं है, वो ज्यादा है। उन्होंने इसके 5 वर्ग बता दिए, ठीक है। उन्होंने कहा जीव या तो मोनेरा है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। ठीक है। तो ये सब क्या है, उन्होंने कहा कि नहीं, जो जीव है वो इतनी कैटेगरी में बटे हुए हैं। आई मीन मोनेरा जगत के जीव अलग व्यवहार करते हैं, प्रोटिस्टा के अलग करते हैं, पादप अलग होते हैं, कवक अलग और एनिमेलिया अलग। और जनरली हम लोग किस में आते हैं, हम एनिमेलिया में ही आते हैं, ठीक। वैसे इन चीज़ों को मैं अब ज़्यादा डीप नहीं बनाने वाला हूँ, खाली आप ये भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा कि पंचवर्ग वर्गीकरण पद्धति के अधीन कौन कौन से वर्ग होते हैं, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया, ठीक। लेकिन ये अगर इसको ज़्यादा डीप पढ़ना हो तो ये भी समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक क्वेश्चन आपको जर्नली मिल जाएगा कि जंतु व पादप के मध्य की कड़ी कौन है, तो आपको वो नाम मिलेगा युगलिना। एक सुना है जी, युगलिना, ठीक। तो उसको कहते हैं जंतु व पादप के मध्य की कड़ी। और वो युगलिना किस ग्रुप का जीव है, वो है प्रोटिस्टा जगत, ठीक। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें बनेंगी, लेकिन हमें चूंकि यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ना है तो चीजें बहुत
लाइट रखनी है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं और सिलेबस को उसको पूरा भी खत्म करना है। ठीक, आगे बात करें, यहाँ तक आप ये जान गए हैं कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में समय समय पर चेंजेस आए। कैरोलस लिनियस ने कहा 2 ग्रुप होते हैं, आगे बढ़े तो आर्य छट्टे करने का कि नहीं 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो हम अगर किसी जीव का फंडामेंटली हम स्टडी करना चाहें तो सबसे बेहतर होगा कि हम जंतु विज्ञान में कोई ऐसा पार्ट उठाएं जो सिमिलर है, जो सबके अंदर आएगा। ठीक, और मुझे वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं और कॉमन पार्ट लगता है वो है कोशिका, सेल। ठीक, तो हम बात करेंगे इसके बाद सेल की। अगर कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, कोशिका, कोशिका पढ़ना शुरू करें इससे पहले जान लीजिए कि कोशिका जो है वो किस काम आती है, उससे क्या होता है और उसका महत्व क्या है किसी भी जीव में। ठीक, जनरली आपने पढ़ा होगा वन लाइनर में कहीं भी, कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है किसी भी जीव के। ठीक है, तो ये चीज़ कोशिका पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी जंतु का जो शरीर होता है या बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है। सबसे जो छोटी इकाई है वो कोशिका होती है और उसका एक चेन सिस्टम है। ठीक, जैसे चेन सिस्टम में मैं बता दूं, कोशिका, कोशिका के बाद बनते हैं ऊतक और ऊतक के बाद बनते हैं अंग और अंग के बाद बनता है शरीर। ये समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका के बाद कोशिका मिलकर के निर्माण करती हैं ऊतकों का और ऊतक मिलकर के निर्माण करते हैं अंगों का और अंग मिलकर के निर्माण करते हैं किसी भी शरीर का। ठीक है, तो इसीलिए सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका। और स्पेशली कोशिका के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें अभी कभी आपने सुना होगा कि कोशिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, अगर सीधे सेंटेंस में पूछूं तो वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे। ठीक है, जॉन पुरकिंजे ने ये बात कही कि जो कोशिका द्रव है वही जीवन का भौतिक आधार है, मतलब उसी से स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आज में देखा होगा आपने कि जो किसी भी जीव का जो आधार माना गया है वो लिक्विडिटी को, तरलता को माना गया है। स्पेशली कोशिका के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य ही हमारे जीवन का भौतिक आधार है। हमारा जो इतना बड़ा शरीर बना या फिर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है, चाहे प्लांट है कुछ भी है, तो उसकी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रव, ठीक है, जो उसके अंदर लिक्विड होता है। ठीक, चलिए अब प्रॉपर बात करते हैं कोशिका के ऊपर। थोड़ी चीज़ें स्पीडली भी चल रही हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनते रहेंगे। जो कोशिका है, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने खोजा किसको, कोशिका को। ठीक, लेकिन कोशिका जितना छोटा नाम है उतना सिलेबस उसका छोटा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सेल के अंदर। अगर हम उसको बाय इंटरेस्ट भी पढ़ना चाहें, उसको समझना चाहें, ठीक है, इसकी मोटी मोटी चीज़ें पहले जान लें। रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग कंडे की, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे लंबी कोशिका,
होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इसको कभी कभी न्यूरॉन भी लिखा जाता है शब्द, ठीक है। तो ये इसके बारे में कौन फैक्ट है। लेकिन और जब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे या इसको और समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आगे से भी बन जाता है, तो आप समझिए जो इसका सबसे पहला बिंदु है इस पे हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली जनरली क्या है, यह है हर कोशिका का बाह्य आवरण है जो उसको बाह्य आघातों से बचाता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी संरचना होती है, जो कि कोशिका झिल्ली जो होती है जनरली वसा और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट इन सब से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो अलग अलग संरचनाएं होती हैं अलग अलग चीज़ों में। उसमें ज़्यादा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ अपेक्षा आपसे की जाएगी कि इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन उसी के समकक्ष एक चीज़ होती है जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूँ आपको, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली सभी कोशिका का नेसेसरी पार्ट है, सभी कोशिकाओं में अवेलेबल होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सभी में उपस्थित नहीं होती है, हर कोशिका में ये स्पेशल होती है। जैसे हम बात करें, कोशिका भित्ति होती है पादप में, ठीक है, शैवाल, पादप का मतलब समझते हैं पेड़ पौधे, पादप और शैवाल में यह बनी होती है सेलुलोज की। इस सेलुलोज के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, या फिर यह होता है कि किसके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। तो पादप के अंदर भी होती है, शैवाल के अंदर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कवक के अंदर भी होती है, ठीक है। जबकि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं और आगे, तो वो है आपका केंद्रक, ठीक। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक ये कह सकते हैं पूरी कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। जो भी पूरी बॉडी में एक्टिविटी होती है, पूरे शरीर में, क्योंकि जब सेल के अंदर एक्टिविटी होगी तभी पूरे शरीर में एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक कंट्रोल करता है, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, ठीक। थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक अगला पेज ले लेता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। देखिए, जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी कई सारी संरचनाएं होती हैं, लेकिन एक होता है केंद्रक जालिका, ठीक। केंद्रक जालिका के अंदर जो मूल अवयव है वो होते हैं क्रोमोटिन। इस क्रोमोटिन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, इसका रोल बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। जनरली होता क्या है, जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमोटिन एक पतले पतले तंतु या धागों के रूप में टूट जाते हैं और क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र, जिनको कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। और क्रोमोसोम्स का काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन कुछ नहीं जानते तो वो जान लीजिए कि क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं हमारे आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है।
गुणसूत्र अनुवांशिकी लक्षणों को कैरी करते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन कई बार आपको इतना टिपिकल हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं किताब में आप पढ़ लेंगे कि अनुवांशिकी लक्षणों का वाहक डीएनए होता है, कहीं कहीं आप पढ़ लेंगे क्रोमोसोम्स होते हैं, और कहीं कहीं आप पढ़ लेंगे जीन होता है। ठीक, तो आखिर सत्य क्या है, तो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप इसको आज समझ लेंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं से पूछ ले, नॉर्मल पूछेगा तो सिंपल इनमें से एक ऑप्शन देगा, आपको उसको डराना ही नहीं है, उलझाना ही नहीं है। आपको उलझाना होगा तो इन ऑप्शन को भी रख सकता है और लास्ट में लिख सकता है उपरोक्त सभी, ठीक है, या फिर चारों को अगर सही कर दिया, चारों ऑप्शंस को यहां उठा लिया तो और टिपिकल हो जाएगा। लेकिन पहले इसको समझ लो ये क्या है। एक्चुअल में जो क्रोमोटिन है वो कोशिका विभाजन के समय क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। और गुणसूत्र या फिर जो क्रोमोटिन है इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। मूलतः होता वैसे इसके अंदर आरएनए भी है लेकिन डीएनए होता है, ठीक। और डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है, जीन। वैसे जीन अक्सर गुणसूत्र के ऊपर भी होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर भी पाई जाती है जीन, ठीक। तो ये समझने की कोशिश करिए कि जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है, आई मीन जो माता पिता के गुण है, जैसे उनके जैसा फेस दिखना, उनके जैसी बातें करना बच्चों को, या फिर उनके ही लक्षण बच्चे में भी दिखना, या फिर अगली पीढ़ी में दिखना, वो पेड़ पौधों में भी हो सकते हैं, ठीक है। उनको कैरी कौन करता है, जीन करता है, ठीक। अगर जीन ऑप्शन नहीं होगा तो आपको डीएनए होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कभी कहीं ऐसी अवस्थाएं बन जाए कि कोई डेड बॉडी है, बहुत समय हो गया और उसका मलबा मिला है और ये मैचअप करना है कि ये किन के परिजन हो सकते हैं या कौन हो सकते हैं, तो अक्सर उसके जिस पे डाउट लग रहा होता है, ये आजकल पद्धति बहुत चल रही है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, आई मीन उन सबों की निशाकत करने के लिए जो पहचाना नहीं जा सकता जिनका फेस, तो क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं, ठीक। और डीएनए मैच कर जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये इन्हीं के पिता हैं या इन्हीं के बच्चे हैं। कई बार बच्चे होते हैं तो माता पिता का करा लिया जाता है, और माता पिता होते हैं तो बच्चों से मैच करा लिया जाता है, ठीक है। पीछे काफी हाईलाइट भी रहता है, एनडी तिवारी जी का डीएनए टेस्ट हुआ बुजुर्ग अवस्था में आकर के, और उनको फिर बाद में एक बच्चे को बेटा मानना पड़ा, ठीक है। तो ये एक क्राइम कंट्रोल करने के लिए भी एक पद्धति आ गई। अगर कोई व्यक्ति ये कहे किसी पे आरोप लगाकर कि नहीं ये मेरे पिता है, और पिता कह रहा है कि नहीं ये हमारे बच्चे नहीं है, तो उसको क्लैरिफिकेशन कौन दे देगा, डीएनए, कि ठीक है हम डीएनए टेस्ट करा लेते हैं आपका। डीएनए टेस्ट वैसे आपको मालूम होगा कि लेबोरेटरी कहाँ पर है, हैदराबाद में मुख्यतः डीएनए टेस्ट लैब है, ठीक, आंध्र प्रदेश में। अब अगर आपको डीएनए भी कहीं ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन मिलेगा गुणसूत्र, ठीक है। और गुणसूत्र ये जो आपके परिचय के ऑप्शन थे, हो सकता है आपने कहीं पढ़े हो, ये तीनों ही ना मिले और आपको क्रोमोटिन आ जाए और बाकी ऑप्शन हो, तो आप हो सकता है परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो कहीं पढ़ा नहीं। लेकिन ये सब भी नहीं है और ऑप्शन है क्रोमोटिन, तो आप नो डाउट क्रोमोटिन लगा देना, ये भी आपका वही काम है, मतलब वही करता है, आपके अनुवांशिक लक्षणों को कैरी करता है, अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, क्योंकि क्रोमोटिन आगे इन्हीं चीजों में टूट जाता है, ठीक। तो अब मैं अपेक्षा करता हूं कि यहां से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी बनेगा तो आप उसको हैंडल करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं गोल्जी उपकरण, ठीक। गोल्जी उपकरण की खोज की थी एमिनो गोल्जी ने। देखिए बहुत डीप मैं आपको पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बहुत नॉर्मल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी, शायद आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन इंटरेस्ट से चीज़ें याद रह जाती हैं अगर आप थोड़ा सा उसको लगाव रख के जानकारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। जो गोल्जी उपकरण होता है, गोल्जी उपकरण की खोज की एमिनो गोल्जी ने, और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये जो कोशिका उपकरण है, ठीक है, कोशिका अंग है, उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन। किसका परिवहन करता है, कोशिका अणु, ठीक है। कोशिका अणुओं का परिवहन कौन करता है, वो करता है गोल्जी उपकरण। ये कह सकते हैं कि उनको एक सिस्टमेटिकल तरीके से कहाँ किसको लेके जाना, क्या चीजें कहाँ जाएंगी कोशिका में, इन सब का काम करता है गोल्जी उपकरण करता है, ठीक।
अब इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम की। ठीक है, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। देखिए लाइसोसोम जनरली है क्या, ये जान लीजिए। लाइसोसोम कोशिका के अंदर ऐसे पाउच है, ऐसे बैग हैं जिनके अंदर जल अपघट्य एंजाइम्स भरे होते हैं। ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर। डाइजेस्टिव को मतलब किसी भी चीज़ को पचाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, और ये बड़ी मतलब विचित्र चीज़ है। ये मानिए कि ये कोशिका जब तक जीवित रहती है उसको जीवन देने में मदद करती है, और इवन जब कोशिका किसी काम की नहीं रहती तो ये उसको खत्म भी कर देती है। इसके थोड़ा वर्क ऑफ फंक्शन के ऊपर बात कर लेंगे। लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो एक होता है कि कोशिका के अंदर आए बाह्य हानिकारक तत्व बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर देते हैं, कैसे नष्ट कर देते हैं? ये मानिए कोशिका के अंदर कोई भी बाह्य हानिकारक तत्व या बैक्टीरिया जैसे कोई चीज एंट्री कर गई, तो और इनको लगा कि ये तो हानिकारक हार्मफुल है, कोशिका को नुकसान पहुंचा सकती है, तो क्या करते हैं जो अपने अंदर इनके पाचक एंजाइम हैं उन पाचक एंजाइम्स का थोड़ा सा भाग उसके ऊपर सेवित कर देते हैं और वो डाइजेस्टिव होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो कोशिका है, कोशिका के बहुत सारे अंग हैं। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोशिका का कोई अंग डेड हो गया है या फिर वो निष्क्रिय हो गया है या वो खराब हो गया है, तो अब ऐसी अवस्था में क्या करना पड़ेगा कि जो चीजें खराब हो गई हैं उनको हटाया जाए ताकि उनकी जगह नई चीजें आ जाए। कभी कभी आपने देखा हो किसी पौधे पे कुछ भी पत्तियां सूख जाती है तो आप उनको हटा देते हैं ताकि नई पत्तियां आ जाए। ठीक, तो दूसरा पार्ट ये होता है कि कोशिका अंग या फिर खराब कोशिका अंग कोशिका अंगों को पचाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक, अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि हर चीज की एक उम्र है। जैसा अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि हर जो चीज यहां पर आई है उसका अंत जरूर होना है, लेकिन दोस्तों एक बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि विज्ञान की क्लास है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया अब एक नए मुकाम पे पहुंच चुकी है और कुछ लोग ये मानते हैं कि विज्ञान इस स्तर पे पहुंच जाएगा कि मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आजकल बॉडी फ्रीज करने का एक शौक चल गया है ना, बहुत कम लोग जानते होंगे। उनमें से भारत भी एक है। कुछ लोग अब ये इस तरीके की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं इतने $1,00,000 या इतने पैसे देता हूं लैबोरेटरीज को कि और मेरी बॉडी को सुरक्षित रख लिया जाए। हो सकता है 100 साल 200 साल बाद विज्ञान उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है और वो पुनः मुझे जीवित कर लेंगे और मैं फिर से इस दुनिया का आनंद ले सकता हूं। ठीक है, तो कितना बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति है, हम और आप हैं जो यूपी पुलिस के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक नौकरी मिल जाए, और एक जनरेशन इतनी आगे निकल गई है कि वो कह रही है कि नहीं जी मुझे फ्रीज करके रख दीजिए, मैं अभी इस दुनिया का दोबारा मजा लेना चाहता हूँ। ठीक, तो बड़ा फर्क है। दुनिया समय सबके लिए एक साथ निकल रहा है, सूर्य एक साथ निकल रहा है, लेकिन सबके मुकाम अलग हैं, सबके उद्देश्य अलग हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि किसी भी चीज को अंतिम मत समझिए, अंत ही आरंभ है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये था कि जब कोशिका वृद्ध हो जाती है और अपनी आयु पूरी कर लेती है तो ये क्या करते हैं, लाइसोसोम अपने आप को खत्म कर देते हैं। आई मीन अपने उस पाउच को फाड़ देते हैं और पूरा एंजाइम स्रावित कर देते हैं और उस कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, पूरा लिखेंगे, कोशिका की आयु पूर्ण होने पर उसको पचाकर नष्ट कर देते हैं ताकि उसकी जगह
नई कोशिका आ सके, और इसी कारण इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। मैं ये मानता हूं कि लाइसोसोम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा क्वेश्चन शायद बीपी कांस्टेबल में ना बनाएंगे, या तो सिंपल पूछेंगे कि लाइसोसोम का कार्य बताइए। इन सब में से ऑप्शन दे सकते हैं। कोशिका में आए बाह्य पदार्थ को नष्ट कर देता है, कोशिका अंगों को नष्ट कर देता है समय आने पर, और कोशिका को भी खत्म कर सकता है कब, जब वो वृद्ध हो जाएगी, आयु पूरी कर लेगी। ठीक है, और इन सब कारणों के चलते इसको क्या कहा गया, सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। ठीक, अब बात करेंगे राइबोसोम की। चलो एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। ठीक है, यह है प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक, जिस कारण इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। समझ में आई बात। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स है जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। आई मीन शरीर के अंदर कोई भी जो प्रोटीन निर्माण होगी वो किस में होगी, राइबोसोम्स के अंदर होगी। ठीक है, और जब सारा निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है तो जहां पर किसी भी चीज का निर्माण कार्य होगा तो उसको उसकी फैक्ट्री तो कहेंगे, कोई बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही होता है कि राइबोसोम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसको प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं, निर्माण फैक्ट्री कहते हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कोशिका का नेक्स्ट पार्ट था माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। खोज की थी अल्टमैन ने। ठीक, अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि इसके फंक्शंस को हम समझें या इसके काम को समझें। पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो हम भोजन लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं या कुछ भी एनर्जी के स्रोत हमारे हैं शरीर के अंदर जो जाते हैं, तो उनका उपयोग शरीर किस रूप में करता है, हमारी बॉडी उनका उपयोग किस रूप में करती है। जैसे फूड एलिमेंट की बात करूं, जो हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन के अंदर या तो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो बहुत सारी वैरायटी है। हमारे शरीर को क्या वो अलग अलग डिमांडिंग लेता है। आई मीन सपोज करिए हमारे बालों को ज़रूरत है किसी प्रोटीन की, ठीक, और हम खा रहे हैं फैट या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और शरीर को हर अंग को हर चीज़ रिक्वायर्ड है, तो क्या वो उसी फॉर्म में लेता है? नहीं लेता। कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, आपने वन लाइनर हो सकता पढ़ा हो कि जो हमारा शरीर है वो ऊर्जा लेता है
एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अब वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने कहीं भोजन से तो लिया नहीं डायरेक्ट, हमने तो भोजन से लिया, हमने चिकनाई ली, मतलब वसा लिया, घी के रूप में खाया या तेल खाया, सब्जियां खाई, वहाँ से हमें प्रोटीन या विटामिन मिले, ठीक है। रोटियां खाई या आलू खाया तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक। तो इन सब भोजन अवयवों को एटीपी में, आई मीन शारीरिक जरूरत की ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। अगर छोटी सी परिभाषा में बात करूं मैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अनाक्षी श्वसन होता है। किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। श्वसन आप जानते हैं, श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन तो सीधा सीधा आपकी लंग्स में होता है, फेफड़ों में। वहाँ क्या होगा, जैसी वायु ब्लड की अपेक्षा सापेक्ष में आएगी, संपर्क में आएगी, तो आपके जो आरबीसी हैं, हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा और वो ऑक्सीडेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन वो ऑक्सीजन को कहाँ ले जा रहा है? कोशिका के पास लेके जाएगा भाई। जैसे ही वो कोशिका, जैसे हमारी ये फिंगर है काम कर रही है, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो अब वो क्या होगा? ब्लड वहाँ पहुँचेगा और ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगी, और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी उस सेल के अंदर, आई मीन सेल के कौन से पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? भोजन की उन अवयवों को किस में चेंज कर देगी? एटीपी के रूप में। समझ गए? किसके रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी क्या है? जिसको शरीर ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो एटीपी में कन्वर्ट किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने। जब कोशिका का कोई पार्ट, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे भोजन को उस रूप में बना रही है जिस रूप में हमारा शरीर ले रहा है, तो हमने इसलिए कह दिया माइटोकॉन्ड्रिया को कि पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, कि ऊर्जा गृह है। किसका ऊर्जा गृह है? जंतु कोशिका का, ठीक है। पादप का मत कह देना अभी, ठीक। जंतु कोशिका मतलब समझ गए, शुरू में पढ़ा दिया था। जंतु में और वनस्पति में कुछ फर्क होता है, दोनों ही जीव हैं, लेकिन जंतु अलग कैटेगरी के जीव हैं, वनस्पति अलग टाइप के जीव हैं। कोशिका दोनों के अंदर है, लेकिन कुछ फंक्शन उसमें अवेलेबल है। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ फंक्शन उसके अंदर अवेलेबल है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, अगर थोड़ा टफ बनाएगा तो आपसे ऑप्शन करके पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? तो वहां जनरली क्या करेगा, वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देगा और बाकी अवयव दे देगा पादप कोशिका के, ठीक। तो आपको ये थोड़ा पहचानना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका पावर हाउस ऑफ सेल है? जंतु कोशिका का, ठीक है। क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है ऊर्जा को, और शरीर को ऊर्जा किसके रूप में चाहिए? एटीपी के रूप में चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया से अगर आप इतना जान गए, उसकी खोज किसने की है? एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, अनाक्षी श्वसन उसके अंदर होता है, ठीक है। और ये जंतु कोशिका का पावर हाउस है, तो इतने में भी काम चल जाएगा। जंतु कोशिका ऊर्जा गृह कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब बात करते हैं लवक की। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी कोशिका का, ठीक। लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 अवर्णी लवक, वर्णी, और नंबर 3 हरित लवक।
ठीक है, सबसे पहला ले लेते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं इनको समझिए। अवर्णी लवक जनरली वहां पाए जाते हैं जो प्लांट के वो भाग हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन है? मेनली उसकी रूट्स, उसकी जड़ें। उसकी जड़ों में ही अवर्णी लवक होता है। और इसका कार्य क्या है? ये कार्य करता है कि जो हमारी भूमि के अंदर तेलीय या फिर ये कह सकते हैं वसीय अणु हैं उनको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, यह है पादप के उन हिस्सों में पाए जाते हैं, हिस्सों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, मूलतः जड़ों में। यह है इनका कार्य है। तेलीय बूंदों को या फिर स्टार्च को संचित करना है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णी लवक की। देखिए, वर्णी लवक के कारण, वर्णी लवक के कारण बीजों व फलों का रंग लाल व पीला होता है। इन बीजों, फलों व पुष्पों का रंग लाल व पीला होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, पत्ती का रंग पीला होना अलग बात है, पुष्प का रंग पीला होना अलग बात है। ठीक है, कुछ पुष्प होते हैं, पौधे, वो नेचुरल पीले ही होते हैं, लेकिन एक पत्ती है जो पहले हरी थी वो फिर पीली हो गई है, उसके लिए वर्णी लवक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए अलग चीज जिम्मेदार है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो इसका कारण भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, हरित लवक पादप के हरे भाग में उपस्थित होता है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। हरे भाग का मतलब है मेनली पत्तियां। ठीक है, और पत्तियां हैं, इसके अलावा कुछ हरे तने भी होते हैं। ठीक है, हरे तनों में भी ये उपस्थित होता है। और हरित लवक का जो रंग है वो हरा होता है, या फिर ये कह सकते हैं इसके अंदर एक होता है पर्णहरिम। पर्णहरित के कारण ही इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में पौधे की
मदद करता है। और आपको भली भांति होगा मालूम कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण ही वो थेरेपी है जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जर्नली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्लस CO2 की प्रेजेंस, प्लस जल की उपस्थिति। आयन पौधे के अंदर जल की उपस्थिति, याद रखना, सूखा पौधा नहीं कर सकता ये काम जिसके अंदर जल नहीं है। ठीक। और पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल, या फिर ये कह सकते हैं हरित लवक। हरित लवक की उपस्थिति से ही क्या होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण होता है तो अपना भोजन बनाता है। तो कौन बनाता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब मैं यहां क्वेश्चन आपसे करने लगूं कि पादप कोशिका का रसोई गृह किसको कहा जाता है? बताइए। तो इसमें कौन सा लोड लेने वाली बात हो गई? यही सब तो बता रहे हैं। रसोई किसको कहेंगे? रसोई कहते हैं जहां खाना बनता हो, जहां भोजन बनता हो। और पौधे के अंदर वो कौन सा सिम्टम है, कौन सा पार्ट है, यह आपको बार बार सिखा दिया गया कि वो है पर्णहरित, जिसके कारण क्लोरोफिल, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। और पर्णहरित होता है हरित लवक के अंदर। तो हम बिल्कुल नो डाउट क्या टिक करेंगे? हरित लवक। तो पादप कोशिका का रसोई गृह किसको कहेंगे? लवक को। तो आंसर देंगे आप लवक। लेकिन लवक में भी वो अंदर जाके पूछने लगे कि कौन सा वर्णी लवक, अवर्णी लवक या हरित लवक? तो कौन सा हो गया? हरित लवक। ठीक। तो इस चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा दिमाग में कैरी करके चलते हैं तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, सीधा सीधा ही पूछा कि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पौधे भोजन बनाते हैं, कोई भी कर देगा। मैं आशा करता हूँ जनरली जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं किया और उसने कहीं पढ़ा है तो वो भी करेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि मेरिट को थोड़ा सा डाउन रखना है और बच्चे का एक वो भी देख लिया जाए कि कितनी क्षमता उसके अंदर है, तो आपसे इस तरीके से पूछेगा कि ये बताइए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो उसके लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, जल का होना आवश्यक है, हरित लवक का होना भी आवश्यक है। ठीक है, ये मेजर एलिमेंट है कि इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए, तो मैं ये मानता हूँ कि कोशिका के बारे में अगर आपने इतनी जानकारी कर ली है, ठीक, तो आपके काफ़ी सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। अब जितना भी आपने प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जनरली सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट ये सब, तो वहाँ ये फोकस कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर कोशिका से रिलेटेड आ रहा है आपको, तो क्या वो इस सिलेबस से बाहर गया है? अगर वो बाहर गया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और क्वेश्चन भी बताइएगा। ठीक है, और यदि हो जा रहा है इसी से तो बड़ी अच्छी बात है और बेस्ट ऑफ लक इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के लिंक में जा करके ये चीज़ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इतना अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कोशिका वाले टॉपिक से पर्याप्त हो जाएगा आपको क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, जय हिंद।